हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट प्रदीप यादव फ्रॉम एग्रियंस एकेडमी देहरादून। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस इन फ्लावर क्रॉप्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज देखिए, जब भी हम बात करते हैं फ्लावर क्रॉप्स के बारे में या उसकी यील्ड को इंक्रीज करने के बारे में, कुछ ऐसे अलग अलग ऑपरेशंस हैं, कुछ ऐसी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करने के बाद, जिनको प्लांट में अप्लाई करने के बाद हम अपने फ्लावर क्रॉप्स की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज अपने इस लेक्चर में हम उन्हीं प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उनके नाम शो करता हूं, उसके बाद हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो हमारी लिस्ट में जो मैंने इंक्लूड किया है उसमें हमने इंक्लूड किया है पिंचिंग के बारे में है, डी शूटिंग, डिस बडिंग, डी सकरिंग, डीफोलिएशन, देन वी हैव विंटरिंग, स्टेकिंग, मल्चिंग, रिपोर्टिंग एंड देन फाइनली फॉर्सिंग। सो ये एक लिस्ट है उन नामों की जो हम लोग आज कवर करेंगे, उन प्रैक्टिसेस के बारे में देखेंगे कि इनका प्लांट में क्या यूज है और इनको अप्लाई करने के बाद हम कैसे फ्लावर क्रॉप को मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है? सो ये टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डेफिनेशंस का कंसेप्ट है हमारे पास। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो बार बार इनमें यूज होगी, तो मैंने सोचा कि हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने फर्दर टॉपिक में मूव करेंगे। सो इस डेफिनेशन की लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास है एपिकल बड के बारे में। सो एपिकल बड, एपिकल मींस एपेक्स यानी कि टॉप। प्लांट की कोई भी एक ऐसी बड जो उस प्लांट के सबसे टॉप पोर्शन पे प्रेजेंट होती है, हम उसको बोलते हैं एपिकल बड। सो सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, द एपिकल बड विच इज ऑल्सो नोन एज ए टर्मिनल बड ऑफ ए प्लांट इज प्राइमरी ग्रोइंग पॉइंट लोकेटेड एट द एपेक्स और टिप ऑफ द स्टेम। किसी भी प्लांट के टॉप पोर्शन में जो शूट अवेलेबल है, उस शूट के साथ में जो हमारे पास बड होती है, हम उस सबसे टॉप की बड को बोलते हैं एपिकल बड। It is the dominant bud since it can cause all the axillary buds below them to remain the dormant. So आपने देखा होगा जो हमारे पास प्लांट होता है, जो सबसे ऊपर की बड है उसको बोलते हैं एपिकल बड, लेकिन जो प्लांट की जो स्टेम होती है, उस स्टेम के पास जो बड्स अवेलेबल होती है, हम उसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। अब एक्सिलरी बड क्या होते हैं? इट इज एन एम्ब्रियोनिक शूट। एम्ब्रियोनिक मतलब एक ऐसा बड जो हर एक केस में शूट को ग्रो करता है, एक नई शूट की फॉर्मेशन करता है। सो हमने इसको नाम दिया एम्ब्रियोनिक शूट। So axillary bud is basically an embryonic shoot which is located in the axil of the leaf. They have potential to form the shoots. देखो यहाँ पे इसने बात की एक्सिल के बारे में। एक्सिल का मतलब होता है, एक्सिल इज द एंगल बिटवीन द लीफ एंड द मेन स्टेम, जिसके बीच में हमारी एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है। समझ आया? तो चलो आपको इमेज शो करता हूं, उस इमेज से आई थिंक आपको क्लियरली समझ आएगा कि एपिकल बड क्या होता है और एक्सिलरी बड क्या होता है और एक्सिल का मीनिंग क्या होता है। सो हियर इज द इमेज। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो बड अवेलेबल है उसको हमने नाम दिया एपिकल बड, क्योंकि वो सबसे टॉप पे है, विच इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल बड। स्टेम के पास जितने भी बड्स हैं हमने उसको नाम दिया एक्सिलरी और लेटरल बड, और जो सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है एंगल बिटवीन द लीफ एंड स्टेम, हमने उसको नाम दिया एक्सिल। सो ऐसी बड जो उस एक्सिल एंगल पे प्रेजेंट होती है, हम उसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। सो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद है कोरिलेटिव इनिबिशन। कोरिलेटिव इनिबिशन कुछ स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नई टर्म हो सकती है, सो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है कोरिलेटिव इनिबिशन। सपोज हमारे पास एक प्लांट है और उस प्लांट से कंपाउंड रिलीज हो रहा है। उस कंपाउंड रिलीज होने की वजह से उसी प्लांट का कोई ऐसा पार्ट सप्रेस अगर हुआ है, तो हम उस कंसेप्ट को बोलते हैं कोरिलेटिव इनिबिशन। समझ आया? मैंने इसमें सिंपल ये बोला है कि कोई भी प्लांट अगर कोई कंपाउंड रिलीज करता है, और वो कंपाउंड प्लांट के किसी भी पार्ट से हो सकता है, रूट से हो सकता है, फूड पोर्शन से हो सकता है, लीफ से हो सकता है या स्टेम से हो सकता है। सो उस कंपाउंड रिलीज होने की वजह से अगर उसी प्लांट का कोई भी पार्ट अगर सप्रेस हो रहा है, तो हम उस कंसेप्ट को बोलते हैं कोरिलेटिव इनिबिशन, विच इज ऑल्सो नोन एज द सह संबंधी निषेध, यानी कि आपस में रिलेट करके किसी चीज को सप्रेस करना, हम उसको बोलते हैं कोरिलेटिव इनिबिशन। So the suppression of the growth of a certain plant by its compound such as food substance or growth substance produced in the another area of the plant, that is known as the correlative inhibition. Example भी है हमारे पास। So the production of a substance by root system that suppresses the development of a root on the stem. So देखो मैंने ये बताया था कि प्लांट का जो सब्सटेंस है, प्लांट का जो कंपाउंड है, वो उस कंपाउंड की वजह से उसी प्लांट का कोई दूसरा पार्ट अगर सप्रेस हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कोरिलेटिव इनिबिशन। और ये जो कंसेप्ट है ये हम जनरली देखते हैं मैरीगोल्ड के अंदर। ठीक है, अब मैरीगोल्ड में इसका क्या यूज है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है पिंचिंग। सो गाइस, पिंचिंग मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको पिंचिंग के बारे में कि पिंचिंग क्या होती है। पिंचिंग का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी हम किसी प्लांट के टॉप पोर्शन को रिमूव करते हैं विद द फिंगर टिप, दैट कंसेप्ट इज नोन एज द पिंचिंग। द रिमूवल ऑफ टॉप पोर्शन ऑफ द प्लांट विद द फिंगर टिप्स इज नोन एज द पिंचिंग।
पहले इमेज देखते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, इमेज से ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस इज द पिंचिंग प्रोसेस। प्लांट के सबसे टॉप पोर्शन को फिंगर टिप से रिमूव करना, फिंगर टिप से रिमूव करना। सो दिस इज नोन एज द पिंचिंग। ठीक है, तो ये था पिंचिंग के बारे में। दूसरा सवाल यहाँ पे ये होता है कि हम लोग पिंचिंग क्यों करते हैं, वट इज द रीजन या वाई टू डू पिंचिंग। पिंचिंग करने का रीजन क्या होता है, देखो हमारा जो प्लांट है जब वो ग्रो करता है तो जो सबसे टॉप जो पोर्शन है उसका डायरेक्टली कनेक्शन किससे होता है, प्लांट के रूट से। प्लांट में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम रूट टू शूट। तो डायरेक्टली जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन ऑब्टेन करता है, वो करता है हमारा शूट पोर्शन। तो जब हम अपने शूट पोर्शन को रिमूव कर देंगे, उसको वहां से कट कर देंगे, तो उसकी ग्रोथ तो वहां से रुक जाएगी, बट जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो तो कंटिन्यू रहेगा। तो उस शूट को रिमूव करने के बाद जब उसकी ग्रोथ हमारे पास रुक चुकी है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी की वजह से जो हमारी साइड की ब्रांचेस है या जो साइड की बर्ड्स हैं उसको हम एनकरेज कर सकते हैं बाहर निकलने के लिए, ग्रो करने के लिए। क्लियर है। सो पिंचिंग का मकसद क्या होता है, अगर हम शूट को रिमूव करते हैं तो साइड की ब्रांच को ग्रो करवाना हमारा मेन मकसद है, ताकि नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज हो, नई ब्रांचेस आएंगी तो नए बर्ड्स होंगे और नए फ्लावर्स की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसलिए हम लोग पिंचिंग को फॉलो करते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर यह है कि हम लोग पिंचिंग कौन कौन से प्लांट्स में कर सकते हैं। कोई भी ऐसा प्लांट जो काफी सॉफ्ट है, उसके ऊपर की शूट काफी सॉफ्ट होती है और वो इजीली फिंगर टिप से रिमूव हो सकती है, उन सभी प्लांट्स से हम लोग पिंचिंग कर सकते हैं। सो स्टॉपिंग एंड पिंचिंग, this operation involves the removal of the growing point of a shoot along with a few leaves, that is known as the pinching. The main purpose of pinching are to encourage the branching to produce a bushy growth. So देखो हमने अभी बात की थी इसके बारे में, ऊपर की ग्रोथ को कम करना और साइड की ब्रांचेस को एनकरेज करना, ताकि हमारा प्लांट का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो सके। मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस, मोर नंबर ऑफ फ्लावर्स। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर बर्ड्स ऑन द ब्रांच विच इज पिंच्ड। उसके बाद है पिंचिंग इज डन एट ए स्टेज व्हेन द प्लांट्स आर यंग एंड बिटवीन 7 to 15 सेंटीमीटर इन हाइट और डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस और डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिट्स ऑफ द ग्रोथ। सो जनरली जो पिंचिंग होता है वो डिपेंड करता है आपके किसी भी प्लांट की ग्रोथ हैबिट पे, आपका प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, वो कितनी हाइट अटेन करेगा, कितनी हाइट में हमें फर्स्ट पिंचिंग करनी है। सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द हैबिट ऑफ द ग्रोथ ऑफ योर प्लांट। द प्लांट विच नीड्स पिंचिंग इंक्लूड्स डेलिया, क्राइसेंथेमम, मैरीगोल्ड, कार्नेशन एंड देन रोज। तो ये कुछ फ्लावर प्लांट्स हैं जिनके अंदर हम लोग पिंचिंग को इजीली फॉलो कर सकते हैं। क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं पिंचिंग इन क्राइसेंथेमम। सो दो इमेजेस हमारे पास अवेलेबल है, बिफोर पिंचिंग एंड आफ्टर पिंचिंग, आप क्लियरली सामने देख सकते हैं। बात करें यहाँ पे क्राइसेंथेमम में पिंचिंग के बारे में, कंसेप्ट सेम वही है, फिंगर टिप्स उसको निकालना, बट क्राइसेंथेमम में हम किस में फॉलो करेंगे किस में फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पे हम उसको डिस्कस करते हैं। सो पिंचिंग इज परफॉर्म्ड इन बोथ सकर्स एंड कटिंग्स। टू टाइप्स ऑफ पिंचिंग आर डन, सॉफ्ट पिंचिंग एंड हार्ड पिंचिंग। जब हमारा प्लांट बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज पे है, बिल्कुल जस्ट अभी ग्रो ही हुआ है, ग्रोइंग कंडीशन में है, तो उसमें पिंचिंग करना, दैट इज नॉट अ सॉफ्ट पिंचिंग। और जब हमारा प्लांट एक पर्टिकुलर हाइट मेंटेन कर चुका है, उसकी ब्रांचेस थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है, उस टाइम पे उसको पिंच करना, दैट इज नॉट एज द हार्ड पिंचिंग। क्लियर। इन केस ऑफ स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम, अब देखो हमें पता है क्राइसेंथेमम दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड और स्प्रे। जो स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम है, हम उसमें जनरली एक स्टेम पे एक ही फ्लावर ग्रो करते हैं और उसका साइज काफी बड़ा होता है। बट अगर हम बात करें स्प्रे क्राइसेंथेमम के बारे में, तो हम उसमें एक ब्रांच में 3 से 4 फ्लावर ग्रो कर सकते हैं और उनका जो साइज है वो स्टैंडर्ड से जनरली साइज कम होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट लिखा हुआ है, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम ओनली सिंगल ब्लूम ऑन ए ब्रांच इज यूजुअली अलाउड टू प्रोड्यूस, सो पिंचिंग इज नॉट डन। ध्यान रखना, जो स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम है हम लोग उसमें पिंचिंग नहीं करते, बिकॉज हमारा मकसद है उसमें एक स्टेम पे एक ही फ्लावर ग्रो करना, ताकि उसका साइज इंक्रीज हो। क्लियर है। बट अगर हम बात करें स्प्रे क्राइसेंथेमम के बारे में, तो मैंने कहा कि हम इसमें एक ब्रांच में 3 से 4 फ्लावर ग्रो कर सकते हैं। न्यूमरस स्मॉल टू मीडियम साइज फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड। सो उन फ्लावर्स को मेंटेन करने के लिए, उन फ्लावर्स का नंबर और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम उसमें जनरली पिंचिंग को फॉलो करते हैं। सो इन स्प्रे क्राइसेंथेमम न्यूमरस स्मॉल टू मीडियम साइज फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड, therefore 2 pinching are required to encourage the lateral growth। क्लियर है। छोटा सा डिफरेंस है, तो ध्यान रखना है इन डिफरेंस के बारे में कि स्टैंडर्ड में क्यों नहीं करते और स्प्रे में क्यों करते हैं। सिंगल पिंचिंग इज डन इफ ओनली 2 फ्लावर्स आर डिजायर्ड, whereas डबल पिंचिंग इज डन इफ 4 फ्लावर्स आर डिजायर्ड। सो ये जो पॉइंट है ये दिया हुआ है स्प्रे क्राइसेंथेमम के बारे में, कि अगर हमें स्प्रे क्राइसेंथेमम में अगर हमें एक ब्रांच पे 2 फ्लावर चाहिए तो हम सिर्फ एक बार पिंचिंग करेंगे, और अगर हमें मोर देन 2 फ्लावर्स चाहिए तो हम उसमें डबल पिंचिंग फॉलो करेंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, पिंचिंग इन कार्नेशन।
जनरली 3 ways ऑफ पिंचिंग इन कार्नेशन इज डन। दे आर सिंगल पिंचिंग, पिंच एंड हाफ, या फिर 1.5 पिंच, और तीसरा हमारे पास है डबल पिंचिंग। सो सिंगल पिंचिंग बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। एक पर्टिकुलर छोटी हाइट में इसको फॉलो करते हैं, एक बार प्लांट को पिंच करना इज नोन एज सिंगल पिंचिंग। ताकि जब हम कार्नेशन में पहली बार पिंचिंग करेंगे यानी कि सिंगल पिंचिंग करेंगे, तो सिंगल पिंचिंग करने के बाद उसकी साइड के जो लेटरल ब्रांचेस है उसको हम ग्रो करवा सकते हैं। क्लियर। अब जब हमारी साइड की ब्रांचेस, जो लेटरल ब्रांचेस है, जब वो ग्रो हो चुकी है, ग्रो करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, सेकंड वाला पिंच करेंगे यानी कि पिंच एंड ए हाफ। द मेन स्टेम इज पिंच्ड एंड लेटर व्हेन द रिजल्टिंग शूट्स आर लॉन्ग इनफ, हाफ ऑफ द लार्जेस्ट शूट्स ऑन ईच प्लांट इज पिंच्ड। इसने सिंपल सा बोला है कि जब हमने सिंगल पिंचिंग को फॉलो किया तो मेन स्टेम है उसकी ग्रोथ रुक चुकी है, उसकी स्टेम की ग्रोथ रुक चुकी है। ग्रोथ रुकने के बाद जो साइड के लेटरल ब्रांचेस है वो हमारी ग्रो कर रही है। सो उन ब्रांचेस को ग्रो करने के बाद एक पर्टिकुलर लेंथ पे उनको पिंच आउट कर देना, हाफ ऑफ द लेंथ पे, दैट इज नोन एज पिंच एंड ए हाफ। ताकि जो हमारे 2 फ्लावर्स हैं वो 2 फ्लावर्स एक अच्छी खासी ग्रोथ, एक अच्छा खासा साइज में अटेन कर सकें। सो इसलिए हम इसमें करते हैं पिंच एंड ए हाफ। तीसरा कंसेप्ट है डबल पिंच। सो डबल पिंच बिल्कुल सेम है सिंगल पिंचिंग की तरह, प्लांट को दोबारा से पिंच आउट करना एक पर्टिकुलर हाइट अटेन करने के बाद हम उसको बोलते हैं डबल पिंच। क्लियर है। चलो इमेजेस दिखा देता हूं आपको यहाँ पे। दिस इज द इमेज ऑफ सिंगल पिंच। जब हम किसी भी प्लांट में पहली बार पिंचिंग करते हैं, साइड की लेटरल ब्रांचेस देखो ऊपर आई हुई है इसमें, और जो थर्ड वाली इमेज है उसमें बताया हुआ है पिंच एंड हाफ, यानी कि 1.5 पिंचिंग के बारे में, कि हम कैसे उसमें 1.5 पिंच करेंगे और कैसे हम बाकी की जो 2 मेन ब्रांचेस हैं उनको अलाउ करते हैं फ्लावर को ग्रो करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है मैरीगोल्ड के बारे में, पिंचिंग इन मैरीगोल्ड। सो मैरीगोल्ड प्लांट grow straight upward to their final height and develop into terminal flower buds। मैरीगोल्ड प्लांट जो है वो जनरली एक हाइट अटेन करता है। ठीक है, हमें पता है कि मैरीगोल्ड का जो प्लांट है वो सबसे पहले एक अपनी हाइट तक ग्रो करता है, पूरी हाइट अटेन करने के बाद ही वो अपने फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है ग्रो करने के लिए। क्लियर। सो हमने जो बात की थी कोरिलेटिव इनहिबिशन के बारे में, अब थोड़ा उस कंसेप्ट का यूज होगा इधर। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ टर्मिनल फ्लावर बड्स, यानी कि जो टर्मिनल फ्लावर है यानी कि जो एपिकल फ्लावर है, उन फ्लावर बड की प्रोडक्शन होने के बाद, ठीक है ध्यान से सुनना, जो हमारा मैरीगोल्ड प्लांट है वो सबसे पहले अपनी पूरी हाइट ग्रो करता है, पूरी हाइट ग्रो करने के बाद उसमें फ्लावर्स की फॉर्मेशन होती है। सो जब हमारे मैरीगोल्ड प्लांट में जो एपिकल फ्लावर बड है जब वो पूरी ग्रोथ कर लेता है, उसके बाद उसमें कोरिलेटिव इनहिबिशन जो कंसेप्ट है ये इसमें अप्लाई नहीं होता। ठीक है, साइड बर्ड्स बिकम फ्री फ्रॉम कोरिलेटिव इनहिबिशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, यानी कि जो कंसेप्ट है कि प्लांट का एक कंपाउंड दूसरे पोर्शन को सप्रेस करता है, वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज हमारा मैरीगोल्ड प्लांट पूरी हाइट अचीव कर चुका है और पूरी हाइट अचीव करने के बाद ही उसमें टर्मिनल के साथ साथ उसमें एक्सिलरी बर्ड्स भी ग्रो करती हैं। क्लियर। सो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ टर्मिनल फ्लावर बर्ड्स side buds become free from correlative inhibition of apical dominance and these buds develop into branches to produce flowers। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर आपने ये कहा था कि पिंचिंग में हम लोग बाकी फ्लावर बर्ड्स को ग्रो करवाते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैरीगोल्ड में प्लांट अपनी पूरी हाइट अटेन करने के बाद वो सारे फ्लावर्स को ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पिंचिंग की जरूरत क्या पड़ी। यहाँ पे जो पिंचिंग का कंसेप्ट है वो यूज होगा इस एक पॉइंट के लिए, इफ द टर्मिनल पोर्शन ऑफ शूट इज रिमूव्ड अर्ली, यानी कि इसने बोला है कि प्लांट की पूरी हाइट अटेन करने से पहले अगर हम टर्मिनल पोर्शन को थोड़ा रिमूव कर देते हैं, पिंच आउट कर देते हैं, कब करते हैं, 40 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, द इमरजेंस ऑफ साइड ब्रांचेस स्टार्ट्स अर्लियर एंड मोर नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफ गुड क्वालिटी एंड यूनिफॉर्म साइज आर प्रोड्यूस्ड। ये छोटा सा कंसेप्ट है इसके अंदर जो हमारे कोरिलेटिव इनहिबिशन को यहाँ पे रेगुलेट करता है। क्लियर है। दोबारा सुन लो इसमें मैंने क्या कहा है, जो हमारा मैरीगोल्ड का जो प्लांट है वो एक पूरी हाइट अटेन करने के बाद अपनी सारी शूट्स को ग्रो करता है फ्लावरिंग करने के लिए, बट अगर हम अपने प्लांट को पूरी हाइट अटेन करने से पहले अगर हम उसमें पिंचिंग कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें ब्रांचेस तो सारी ग्रो होंगी, बट जो फ्लावर का साइज है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं, हम उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैरीगोल्ड में पिंचिंग करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। क्लियर। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को अभी भी किसी कंसेप्ट में डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम बहुत जल्दी उसके ऊपर फिर से आपको डिस्कशन करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो चलिए अभी आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं डी शूटिंग के बारे में, जो हमारा अगला प्रैक्टिस है डी शूटिंग के बारे में। डी शूटिंग यानी कि शूट्स को डिलीट करना या शूट्स को रिमूव करना इज नोन एज डी शूटिंग। डी शूटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ शूट्स दैट आर नॉट वांटेड। क्लियर, छोटी सी डेफिनेशन है, आई थिंक ये तो सबको पता होगा।
Small flowering annuals and herbaceous perennials produce numerous side shoots, and if all of them are allowed, the size and quality of the flowers will greatly affected. अब देखो डी शूटिंग सबसे पहले हम करते कौन से प्लांट के अंदर है? कोई भी ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जिसके अंदर हम सिर्फ एक बार में एक ही ब्रांच पे एक ही फ्लावर ग्रो करवाते हैं, उसके अंदर हम लोग डी शूटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कार्नेशन के बारे में, है ना, कार्नेशन में हम एक प्लांट में एक ब्रांच पे एक ही फ्लावर ग्रो कराते हैं ताकि हमारा जो फ्लावर है उसका साइज अच्छा हो, उसके साथ जो नीचे स्टेम लगी होगी उसका साइज अच्छा हो, उसकी लेंथ अच्छी हो, उसकी ब्रेड्थ अच्छी हो। तो एक ऑप्टिमम साइज लेने के लिए फ्लावर का हम उसमें डी शूटिंग करते हैं, क्योंकि अगर हम उसमें एक ही ब्रांच में ज्यादा फ्लावर ग्रो करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट फ्लावर अगर उसकी मार्केट वैल्यू है पूरे स्टेम के साथ में, तो उसकी स्टेम भी पतली रहती है और हमारा फ्लावर भी उतना साइज अटेन नहीं कर पाता। तो इसलिए फ्लावर को ऑप्टिमम साइज देने के लिए, उसके स्टेम को ऑप्टिमम लेंथ और साइज देने के लिए हम एक ब्रांच पे सिर्फ एक ही फ्लावर ग्रो करते हैं। बाकी सारे शूट्स को निकालना इज नोन एज द डी शूटिंग प्रोसेस। क्लियर है? इसलिए हम लोग किसी भी फ्लावर में डी शूटिंग करते हैं। सो डी शूटिंग इज बेसिकली डन इन कार्नेशन। In carnation, due to removal of all the secondary shoots from 5 weeks after planting, the stem size and the flower size is increased by 10 to 15% per plant. देखो यहाँ इस एक पॉइंट से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसने बोला है कि जब हम कार्नेशन में हम लोग डी शूटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, तो जो स्टेम का साइज है और जो फ्लावर का साइज है वो 10 से 15% इंक्रीज होगा। इसका मतलब उसकी मार्केट वैल्यू बाकी फ्लावर से कहीं ज्यादा होती है। सो इसलिए बाकी ऐसी सारी शूट्स को निकालना जो हमारी उस मेन शूट को डिस्टर्ब कर रहा है ग्रो करने के लिए और फ्लावर को ऑप्टिमम साइज अटेन करने के लिए, तो उस ब्रांच को, उस शूट को निकालना इज नोन एज द डी शूटिंग प्रोसेस, ताकि जो हमारा फ्लावर है उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है स्टेम के साथ में, हम उसको ग्रो कर सकें। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द डी शूटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव डिसबडिंग। सेम कंसेप्ट है, बर्ड्स को रिमूव करना इज नोन एज डिसबडिंग। To produce large specimen bloom, the flower buds per stem must be restricted to 1. एक फ्लावर का बड़ा साइज लेने के लिए हम एक फ्लावर बड में सिर्फ एक ही फ्लावर को ग्रो करते हैं, दैट इज नोन एज द डिसबडिंग प्रोसेस। फॉर दिस द सेंट्रल और द क्राउन बड इज अटेन्ड एंड द बड्स और साइड शूट्स क्लस्टर्ड अराउंड द सेंट्रल बड आर रिमूव्ड। इसके लिए क्या करना होता है, जो सेंट्रल जो बड है, जो सेंट्रल जो पोर्शन है, हम सिर्फ उसको अलाउ करते हैं ग्रो करने के लिए। बाकी जितने भी साइड की जो शूट्स हैं, जो क्लस्टर यानी कि गुच्छे में जो ग्रो होती है, हम उन सबको रिमूव कर देते हैं उन बर्ड्स को, दैट इज नोन एज द डिसबडिंग। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, हमने अभी बात की थी डी शूटिंग के बारे में, हम अभी बात करें डिसबडिंग के बारे में, और उससे पहले हमने बात की थी पिंचिंग के बारे में। तीनों कंसेप्ट में हमने किसी न किसी पॉइंट को रिमूव किया है। तो सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम इसको अलग अलग फेजेस में क्यों कर सकते हैं। देखो पिंचिंग का मतलब है सबसे टॉप वाले पोर्शन को, जो सबसे सॉफ्ट पोर्शन है शूट को, उसको निकालना ताकि मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस ग्रो हो सके। ठीक है। डी शूटिंग का मतलब है ये हम लोग करते हैं कार्नेशन के अंदर, बिकॉज कार्नेशन की जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा होती है अगर हम उसको स्टेम के साथ सप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेम का साइज मेंटेन करने के लिए और उसके फ्लावर को और बड़ा साइज देने के लिए हम उसमें डी शूटिंग करते हैं, ताकि बाकी शूट्स को निकाल के हम सिर्फ एक प्लांट पे एक ब्रांच के ऊपर एक ही फ्लावर ग्रो कर सकें। डिसबडिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर काफी सारी बर्ड्स ग्रो होती हैं, ठीक है, उन सभी बर्ड्स को ग्रो ना करा के हम सिर्फ कुछ लिमिटेड बर्ड्स को ग्रो कराएं जो एक ऑप्टिमम साइज दे फ्लावर का, उसको हम लोग बोलते हैं डिसबडिंग। बिकॉज मान के चलो एक प्लांट में हमारे पास 4 बर्ड्स हैं, उन 4 बर्ड्स का कोई यूज नहीं है, अगर हम उसकी जगह सिर्फ एक ही बर्ड को ग्रो कराएं फ्लावर के लिए, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। तो इसलिए हम लोग उसके अंदर करते हैं डिसबडिंग। So disbudding is done in chrysanthemum, rose, carnation and then dahlias. So ये सामने इमेज है डिसबडिंग इन रोज के अंदर। एक ऑलरेडी हमारे पास फ्लावर अवेलेबल है, नीचे जो बर्ड्स हैं हम उन दोनों को रिमूव कर देंगे, सो दैट इज नोन एज द डिसबडिंग, ताकि हमारा फ्लावर का साइज मेंटेन रहे और उसकी क्वालिटी हम टाइम टू टाइम इंक्रीज कर सकें। सो अब बात करते हैं डिसबडिंग इन क्राइसैंथेमम के बारे में। क्राइसैंथेमम में अगर डिसबडिंग करेंगे तो कौन से वाले क्राइसैंथेमम में डिसबडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि स्टैंडर्ड क्राइसैंथेमम में हम पिंचिंग नहीं कर सकते, बट हम स्प्रे में पिंचिंग को फॉलो करेंगे। यहाँ पे डिसबडिंग करने के लिए हम किस में डिसबडिंग कर सकते हैं उसको जरा देखते हैं। सो इन क्राइसैंथेमम डिसबडिंग वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ग्रोथ। Disbudding of spray varieties is very easy because in this case only large apical bud is removed and the axillary bud are allowed to develop. अब देखो यहां से एक और पॉइंट क्लियर होगा, डिसबडिंग इन स्प्रे वैरायटीज इजी, यानी कि इसका ऑपोजिट मान के चलो कि जो स्टैंडर्ड वैरायटीज हैं क्राइसैंथेमम की, हम उसमें डिसबडिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज हम सिर्फ एक ब्रांच पे एक ही फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, तो हम उसमें डिसबडिंग नहीं करेंगे।
जो स्प्रे वैरायटीज हैं जिसके अंदर हम एक ब्रांच के ऊपर एक स्टेम पे हम 4 से 5 फ्लावर ग्रो करते हैं, हम उसमें डिसबडिंग करेंगे। ठीक है, इसने डिसबडिंग करने के लिए इसने बोला है कि जो उसका एपिकल जो बड है, जो सबसे एक स्टेम की, पूरे प्लांट की नहीं, एक स्टेम की, जो एक स्टेम की जो एपिकल बड है, हम उस एपिकल बड को रिमूव कर देंगे ताकि उस एपिकल बड के नीचे जो भी हमारे पास एक्सिलरी बड्स हैं हम उनको ग्रो करवा सकें। बिकॉज अगर हम एपिकल बड को रिमूव नहीं करेंगे तो वो हमारी पर्टिकुलर स्टेम लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी और नीचे वाली जो बड्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो नीचे वाली बड्स को एनर्जी देने के लिए हम उसकी मेन बड निकाल देते हैं और एक्सिलरी बड हम वहां से ग्रो करते हैं फ्लावर को मेंटेन करने के लिए, फ्लावर को ग्रो करने के लिए। क्लियर है? तो इसलिए स्प्रे वैरायटीज में भी हम लोग यहां पे क्या करेंगे, डिसबडिंग को फॉलो करेंगे। डिसबडिंग इन कार्नेशन, in standard carnation side buds should be removed, whereas in spray carnations the terminal buds has to be removed. It is when the axillary flower buds are in the pea size. सेम कंसेप्ट इसने बोला है, कंसेप्ट सब में सेम है, आपको बड रिमूव करना है, बट डिसबडिंग हम फॉलो करेंगे स्प्रे कार्नेशंस के अंदर। और वो कब फॉलो करेंगे, जब हमारी जो एक्सिलरी फ्लावर बड है, एक्सिलरी फ्लावर बड का एक ऑप्टिमम साइज यहाँ पे दिया हुआ है पी साइज, यानी कि मटर का जो साइज होता है। जब हमारी कार्नेशन की जो साइड की जो ब्रांचेस है, साइड के जो बड्स हैं, जब उसने पी साइज अटेन किया हुआ है, उस साइज अटेन करने के बाद जो उसकी टर्मिनल बड यानी कि जो एपेक्स बड है हम उसको रिमूव कर देंगे। फिर जो हमारी जो एक्सिलरी फ्लावर बड है पी साइज वाली, वो ऑटोमेटिकली फ्लावर की शेप लेना स्टार्ट होती है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है स्प्रे कार्नेशन के लिए। नाउ डिसबडिंग इन डेलियाज, डेलिया विल जनरली हैव 3 फ्लावर बड्स एट द एंड ऑफ ईच ब्रांच. The central or crown bud is retained for blooming while the other two are removed at the pea stage. ये इसका उल्टा है कार्नेशन का। इसने बोला है यहाँ पे कि हम सेंट्रल और जो क्राउन बड है हम उसको मेंटेन करेंगे, बाकी जितने भी जो साइड के जो बड्स हैं हम उसको रिमूव कर देंगे। कब रिमूव करेंगे, जब हमारी साइड की बड पी साइज अटेन कर लेती है तब। फोटो में दिखा देता हूँ आपको डेलियाज के बारे में। सो दिस इज द इमेज ऑफ डेलिया डिसबडिंग। इसमें देखो 4 कंसेप्ट आपको दिख रहे हैं। सबसे ऊपर है सेंट्रल बड, देन वी हैव स्मॉल बड 1, 2 एंड 3। तो जो सेंट्रल बड है जो सबसे ऊपर दिया हुआ है, ये वाला जो सेंट्रल बड है, इसने एक पी साइज अटेन किया हुआ है। इस पी साइज अटेन करने के बाद हम इन बाकी तीनों बर्ड्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे ताकि हमारा जो फ्लावर है वो एक ऑप्टिमम साइज ग्रेन कर सके। तो इसलिए हम यहाँ पे करते हैं डेलिया डिसबडिंग बाकी बर्ड्स को रिमूव करने के लिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वी हैव डी सकरिंग इन क्राइसेंथेमम। सो गाइज डी सकरिंग यानी कि सकर्स को रिमूव करना इज नोन एज डी सकरिंग। अब सबसे पहले ये बताइए कि सकर्स क्या होते हैं। ये देखो इमेज आपके सामने है, दिस इज द सकर। प्लांट की मेन स्टेम और प्लांट की एक ब्रांच, इन दोनों के बीच में कोई भी अगर एक ऐसा प्लांट पोर्शन ग्रो करता है जिसका कोई यूज नहीं है, वो अनवांटेड है, हम उसको बोलते हैं सकर। और उस सकर को रिमूव करना इज नोन एज डी सकरिंग। क्लियर है? ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ फेज प्लांट ग्रोज अपवर्ड एंड द न्यू सकर्स कंटिन्यू टू डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट। प्लांट के बेस से सकर्स की ग्रोथ होती है। फॉर प्रिवेंटिंग इम्प्रॉपर एंड विगरस ग्रोथ ऑफ द प्लांट सकर्स आर रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, उसकी विगर ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हम उन सकर्स को रिमूव करते हैं। सो दैट पर्टिकुलर रिमूवल ऑफ सकर इज नोन एज द डी सकरिंग। विदाउट डी सकरिंग द प्लांट विल लूज विगर एंड ब्रांचेस बिकम वीक, बिकॉज जहां पे 2 ब्रांच के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर था, अब वही एनर्जी तीसरी ब्रांच को भी अप्लाई होगी, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्लांट जो हमारा वीक ग्रो करेगा। सो प्लांट को अच्छे से मेंटेन और हेल्दी रखने के लिए हम उस सकर को रिमूव कर देते हैं, दैट इज नोन एज द डी सकरिंग। नेक्स्ट इज डिफोलिएशन। द रिमूवल ऑफ फोलिएज इज नोन एज द डिफोलिएशन। सिंपल सा कंसेप्ट है, लीव्स को रिमूव करना इज नोन एज डिफोलिएशन। दिस इज द मेनली डन विद अ व्यू टू इंड्यूस द फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट। अब डिफोलिएशन हम लोग करते क्यों है? दिस कैन बी डन टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन लॉस ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ट्रांसपिरेशन लॉस क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। ट्रांसपिरेशन जनरली लीफ के अंदर होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ हम उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। सो उस ट्रांसपिरेशन लॉस को कम करने के लिए अगर हम लीफ की मात्रा कम कर देंगे प्लांट के अंदर, तो ट्रांसपिरेशन लॉस भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, वहां से पानी का लॉस होना कम हो जाएगा। सो इसलिए हम लोग करते हैं डिफोलिएशन। Defoliation can be achieved by the removal of leaf by hand or by use of the chemical and withholding water. Defoliation is done in the jasmine. So defoliation in jasmine, generally jasmine में हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम सामने दिए हुए हैं, पेंटाक्लोरोफिनोल एंड सोडियम क्लोराइड। दे इंक्रीज द फ्लावर यील्ड। अगर हमने जैस्मिन के अंदर हमने डिफोलिएशन किया हुआ है,
यानी कि अगर हमने जैस्मिन के अंदर लीफ को रिमूव कर दिया, लीफ को रिमूव करने के बाद ट्रांसपिरेशन लॉस ऑटोमेटिकली कम होगा। उसके बाद फ्लावर की इल्ड को मेंटेन करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए हम उसमें स्प्रे करते हैं पेंटाक्लोरोफिनोल एंड सोडियम क्लोराइड, और ये उसकी अमाउंट दिया हुआ है 3000 ppm पे हम उसको यूज करेंगे, विच इज फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव इन द फ्लावर प्रोडक्शन। सो डिफोलिएशन इज डन इन द जैस्मिन। नेक्स्ट वी हैव विंटरिंग इन रोज। विंटरिंग का मतलब क्या होता है? विंटरिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जो हम लोग जनरली सर्दियों के मौसम में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है दिस में बी कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव टू रूट प्रूनिंग। अब रूट प्रूनिंग से हमें एक बात क्लियर हो जाएगी कि जो विंटरिंग प्रोसेस है वो हम लोग करते हैं सर्दियों में, और वो कहीं ना कहीं रूट से रिलेटेड है। इन द हॉट प्लेसेस ऑफ इंडिया ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर विंटर्ड। फ्लावरिंग shrubs such as rose and jasmine can be wintered in north and eastern parts of India। जो हमारे जो हॉट प्लेसेस हैं, यानी कि हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के बारे में। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, जब सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो सर्दियों के मौसम में हमारा प्लांट एक तरह से रेस्टिंग पीरियड में होता है। हम उसमें पानी की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम करते हैं, हम उसमें इरिगेशन थोड़ा कम कर देते हैं। सो उस रेस्टिंग पीरियड में क्या होता है, हम उस प्लांट की रूट्स को एक्सपोज करते हैं सनलाइट के थ्रू। हम ऊपर की थोड़ी मिट्टी हटा के उसकी रूट्स बाहर निकालते हैं, रूट्स को एक्सपोज करते हैं डायरेक्टली सनलाइट के रिस्पेक्ट में। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज द विंटरिंग। क्लियर? So during the resting period, the water supply to the plant which is wintered is stopped for a few days। रेस्टिंग पीरियड के समय में हमें जिस प्लांट में विंटरिंग करनी है, हम उसमें पानी की सप्लाई थोड़े दिन के लिए रोक देते हैं। एंड द रूट्स आर एक्सपोज टू द सन बाय रिमूविंग द सरफेस सॉइल अराउंड द ट्रंक। और जो हमारी रूट्स हैं, हम उस रूट्स को एक्सपोज करते हैं सनलाइट में थोड़ी सी ऊपर की मिट्टी निकालने के बाद। दिस प्रोसेस इज नोन एज द विंटरिंग। The duration of exposure varies from 3 to 15 days depending upon the age, nature and hardiness of the plant। After this, the roots are covered with the same soil, enriched with the farmyard manure and then watered copiously। So जब हमने रूट को एक्सपोज कराया, एक्सपोज करने के लिए हमने जो मिट्टी बाहर निकाली, जो हमने सॉइल बाहर निकाली, हम उसको वापस उसी सॉइल से कवर करते हैं, बट उस सॉइल में हम मिक्स करते हैं फार्मयार्ड मैन्योर, और उसके बाद हम उसको इंडिविजुअली उसमें इरिगेशन करते हैं। क्लियर? सो देखो इमेज हमारे पास है विंटरिंग ऑफ रोज की। जो हमने इसके लिए सॉइल बाहर निकाली थी, हमने उसी सॉइल को फार्मयार्ड मैन्योर से ट्रीट करके स्टेकिंग मींस टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ए प्लांट। सो दिस होल कांसेप्ट इज नोन एज हम सबसे पहले फॉलो करते हैं। क्लियर है? कार्नेशन के अंदर नेक्स्ट हमारे पास है कार्नेशन में, आपको पीछे इमेज दिख रहा है। हमने इसमें जनरली यूज किया स्टेकिंग प्रोवाइड करने के लिए नेट्स का, नेट का या वायर्स का। हमने अलग अलग ब्लॉक्स में कार्नेशन को डिवाइड करके हमने उनके बीच में वायर का नेट लगाया हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ स्टेकिंग। सो नेटिंग फॉर प्लांट सपोर्ट रिक्वायर 4 लेयर्स। सो गाइज एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है कार्नेशन से, वो जनरली आ सकता है स्टेकिंग के बारे में, या इसके स्टेकिंग के बारे में पूछ सकते हैं कि स्टेकिंग हम कार्नेशन में किस तरह से करते हैं, और अगर हमने उसमें नेट यूज किया हुआ है तो नेट की हम लोग किस तरह से लेयर बना सकते हैं स्टेकिंग प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके सामने दिया हुआ है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। 4 अलग अलग डायमेंशंस पे हम लोग कार्नेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। सो दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेकिंग इन द कार्नेशन। Support material for carnation is metallic wire woven mesh with a nylon। So this is the staking in simple सा concept है, this is the staking in carnation। Next we have staking in gladiolus। Large flower varieties are susceptible to lodging, hence need staking। Lodging समझते हो ना, lodging का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर हाइट अटेन करने के बाद अगर हमारा प्लांट हॉरिजेंटली ग्राउंड पे गिर जाता है तो हम उसको बोलते हैं लॉजिंग। यानी कि प्लांट का हॉरिजेंटली ग्राउंड पे गिर जाना इज नोन एज द लॉजिंग। सो ये ग्लैडियोलस है जो जनरली ससेप्टेबल होते हैं लॉजिंग के लिए, तो इनको खड़ा रखने के लिए, सिंपल स्ट्रेट रखने के लिए हम लोग इसमें स्टेकिंग प्रोवाइड करते हैं। अर्थिंग अप इज ऑल्सो डन। अगर हमारे पास कोई स्टेकिंग मटेरियल नहीं है, कोई बैम्बू स्टिक नहीं है, कोई वायर अगर हमारे पास नहीं है, तो हम लोग जनरली उसमें अर्थिंग अप करते हैं। अब अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है? अर्थिंग अप का मतलब है कि प्लांट जो हमारा ग्राउंड सरफेस के ऊपर है, हम उसको थोड़ा और ऊपर तक उसमें मिट्टी से कवर कर देते हैं। ठीक है, सो प्लांट के चारों तरफ मिट्टी चढ़ाना या मिट्टी से कवर कर देना प्लांट को, ताकि हमारा प्लांट स्ट्रेट खड़ा रहे, हम उसको बोलते हैं अर्थिंग अप प्रोसेस। ठीक है, तो कोई भी कंसेप्ट हम इसमें फॉलो कर सकते हैं ग्लैडियोलस के लिए, या तो हम स्टेकिंग मटेरियल यूज करेंगे या फिर हम उसमें डायरेक्टली अर्थिंग अप कर सकते हैं, जस्ट टू प्रिवेंट द लॉजिंग। नेक्स्ट वी हैव स्टेकिंग इन क्राइसेंथेमम। So the laterals are staked with strong split bamboo stakes inserted in the compost with a view to give the support। So क्राइसेंथेमम में बेसिकली हम लोग बस बैम्बू स्टिक्स का यूज कर सकते हैं प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर? सो आई थिंक स्टेकिंग में कुछ ज्यादा नहीं है यार, स्टेकिंग आप सबको पता है क्या होती है स्टेकिंग। सो इसलिए मैंने बस प्लांट्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे,
और किस तरीके से हम उसमें उसको अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो एक इमेज हमारे पास है, दिस इज द इमेज ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन द ग्लैड्यूलस। ग्लैड्यूलस में हम कैसे स्टेकिंग करेंगे, तो ये उसकी इमेज है। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव मल्चिंग। सो आई थिंक मल्चिंग के बारे में सबको पता होगा, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं कि मल्चिंग क्या होता है। थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूं मल्चिंग के बारे में। द इंटेंशन इज टू रेगुलेट सॉइल टेम्परेचर, कंजर्व सॉइल मॉइस्चर एंड टू कंट्रोल वीड्स। ये सबको पता है कि मल्चिंग क्यों करते हैं, सॉइल के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए और वीड को कंट्रोल करने के लिए। मटेरियल्स रिक्वायर्ड आर स्ट्रॉज, लीव्स, कॉर्न कैप्स, पीनट हल्स, पॉलिथीन शीट्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल्स। बहुत सारे हमारे पास मल्चिंग मटेरियल्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। मल्चिंग इज जनरली डन इन द डैलिया एंड जरबेरास। In dahlia, grass clippings, old hay and sawdust are used. Next we have repotting in anthurium. ठीक है, repotting is only done in the anthurium. अब repotting का मतलब क्या होता है, दोबारा पॉट करना। जो हमारे पास प्लांट अवेलेबल है उसी प्लांट को हम दोबारा से किसी नए पॉट में प्लेस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रीपॉटिंग। सो गाइस अब देखो हम लोग रीपॉटिंग करते क्यों हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी क्रॉप में अगर हम कोई ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मकसद है। तो रीपॉटिंग हम लोग क्यों करते हैं एंथुरियम के अंदर। इट इज डन व्हेन द ग्रोइंग मीडियम हैज डिटीरियोरेटेड एंड व्हेन द प्लांट्स हैव आउटग्रोन द पॉट। या तो हमारा जो ग्रोइंग मीडिया है पॉट के अंदर वो खराब हो चुका है, या फिर हमारा प्लांट पॉट से बाहर ग्रो कर रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम उसमें रीपॉटिंग करते हैं। चलो ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको मैं एक और कंसेप्ट बताता हूं कि हम लोग रीपॉटिंग क्यों करते हैं। एंथुरियम में जनरली क्या होता है, जब भी हम हमारे एंथुरियम को पॉट के अंदर रखते हैं ग्रो करने के लिए, तो कुछ समय के बाद उस मिट्टी के अंदर वहां से सक्कर्स निकलने स्टार्ट होते हैं एंथुरियम के लिए। ठीक है, रूट के अंदर से कुछ सक्कर निकलने स्टार्ट होंगे। अब सक्कर का मतलब क्या होता है, जहां पे सक्कर्स ग्रो हुए हैं वहां पे ऑटोमेटिकली नया प्लांट की फॉर्मेशन होगी, है ना। तो जहां पे हमारे पास एंथुरियम में एक पॉट में एक ही प्लांट था, अब वही प्लांट शक्कर के साथ, शक्कर की ग्रो होने की वजह से वो वहां पे और 2-3 नए प्लांट्स को ग्रो कर सकता है। तो उन शक्कर्स को वहां से रिमूव करने के लिए और उस शक्कर को किसी नए प्लॉट में प्लांट करने के लिए भी हम लोग उस कंसेप्ट को रीपॉटिंग बोल सकते हैं। बिकॉज शक्कर जो हमारा निकला है वो रूट से निकला है, तो एक तरह से वो उसी प्लांट का पार्ट है। तो उस शक्कर को वहां से रिमूव करके किसी नए पॉट में ग्रो करना, दैट इज ऑल्सो नोन एज द रीपॉटिंग। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, जब हमने उस प्लांट में से शक्कर को बाहर निकाला, तो जो हमारे पास ग्रोइंग मीडिया था, हम उस ग्रोइंग मीडिया को यूज करेंगे सेम उसी शक्कर के लिए। और जो हमारे पास जो ऑलरेडी प्लांट था, जो इसको हम बोलते हैं मदर प्लांट, हम उस मदर प्लांट में नया ग्रोइंग मीडिया डालते हैं एज पर देयर कंडीशन, एज पर देयर ग्रोइंग कंडीशन। तो हम उस कंसेप्ट को भी बोलते हैं रीपॉटिंग। समझ आया। एंथुरियम में सक्कर्स ग्रो होते हैं, उन सक्कर्स को वहां से निकाल के नए पॉट में ग्रो करना, और जो पुरानी वाली मिट्टी थी उस मिट्टी को शक्कर के लिए यूज करते हैं। जो हमारे पास मदर प्लांट था जहां से शक्कर ग्रो हुए थे, हम उस मदर प्लांट के लिए एक नया ग्रोइंग मीडिया तैयार करते हैं। सो ये पूरा कंसेप्ट आपका रीपॉटिंग के लिए, ताकि हमारे दोनों प्लांट मेंटेन रहें और एक फ्लावरिंग कंडीशन हमारे पास अच्छे तरीके से ग्रो हो। सो दिस इज द ऑल अबाउट द रीपॉटिंग इन एंथुरियम। अब इसमें हम लोग आगे रीड करते हैं। द साइड सक्कर्स में बी प्लांटेड सेपरेटली एंड द मदर प्लांट शुड बी प्लांटेड विद द फ्रेश ग्रोइंग मीडियम। तो मैंने बस कंक्लूजन लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी कंसेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। और ये इमेज हमारे पास है, रूट्स के साथ साथ इन सक्कर्स का ग्रो करना। सो इनमें से सारी शक्कर को बाहर निकाल के हम लोग नए पॉट में प्लेस करते हैं। सो दिस होल कंसेप्ट इज नोन एज द रीपॉटिंग इन एंथुरियम। क्लियर है गाइज। चलो अभी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है फोर्सिंग इन लिली। फोर्सिंग आई थिंक सबको पता है, नाम से पता लग रहा है फोर्स करना। सो फोर्सिंग इज बेसिकली साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रोसीजर विच इज यूज टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स आउट ऑफ द सीजन, या ऑफ सीजन के बारे में बोल सकते हैं। ऑफ सीजन में जबरदस्ती ये फोर्सफुली किसी भी फ्लावर को, फ्रूट को या वेजिटेबल को ग्रो करना हॉर्टिकल्चर के अंदर, दैट इज नोन एज द फोर्सिंग। और फ्लावर क्रॉप्स के लिए हम लोग करते हैं फोर्सिंग इन लिली। सो ये इस तरीके से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज लिली हमें पता है कि हम उसको ओपन कंडीशन की बजाय हम उसको ग्रीन हाउस में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। सो ग्रीन हाउस में हम लिली के लिए टेम्परेचर मेंटेन करके, ह्यूमिडिटी मेंटेन करके हम उसको फोर्सफुली ऑफ सीजन में लिली को ग्रो करवा सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द फोर्सिंग इन लिली। क्लियर है। सो फोर्सिंग लिली फ्लावर्स फॉर नॉर्मल ड्यूरेशंस, the bulb requires cold treatment at 2 to 4 degrees Celsius for 6 weeks in a case of Asiatic hybrids and 8 weeks for Oriental hybrids। अब लिली हमारे पास दो तरह की होती है, एशियाटिक हाइब्रिड और ओरिएंटल हाइब्रिड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो उन दोनों में फोर्सिंग करने के लिए हम लोग टेम्परेचर सेम रखेंगे, बस हम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं उसको स्टोर करने के लिए, कोल्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए।
It is possible to use frozen in bulbs which are kept at 1 degree Celsius after pre-cooling treatment for off-season flowering. अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते तो जो हमारे पास बल्ब्स अवेलेबल है, बिकॉज हमें पता है लिली में जो प्रोपेगेशन होती है वो बल्ब के थ्रू होती है, ठीक है। तो ऑफ सीजन में हम उस बल्ब को प्रोपेगेट करने के लिए हमने उस बल्ब को ऑलरेडी सीजन में फ्रोजन किया हुआ है। कितने टेम्परेचर पे? 1 डिग्री या 0 to 1 डिग्री टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो हम उस फ्रोजन बल्ब को जब वहां से निकाल के ऑफ सीजन में अगर हम उसको ग्रो करते हैं तो वो ऑफ सीजन में भी हमें फ्लावरिंग प्रोवाइड करेगा। सो दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लावरिंग। या तो हम उसे पहले टेम्परेचर मेंटेन करें या फिर हम उसके बल्ब को स्टोर करते हैं टेम्परेचर के अंदर ताकि हम उसको ऑफ सीजन में भी ग्रो करवा सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्सिंग इन लिली। उसके बाद एक पॉइंट और है, ए नाइट टेम्परेचर ऑफ 10 to 15 डिग्री सेल्सियस विद ए डे टेम्परेचर ऑफ 18 to 21 डिग्री सेल्सियस इनसाइड द ग्रीन हाउस इज रिकमेंडेड फॉर फोर्सिंग। क्लियर है? नाइट टेम्परेचर हम कितना मेंटेन करेंगे और हम डे टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे, ये भी बहुत जरूरी है फोर्सिंग को ग्रो करने के लिए। सो गाइज, ये फोर्सिंग आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट था। आज के इस पूरे लेक्चर में अगर आपको अभी तक कोई भी अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप बेझिझक उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम बहुत जल्द उस पर अलग से वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेके आएंगे। सो आज के लिए इतना ही है। सो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।